डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शकील अंजुम, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसका टॉपिक हाफ लाइफ डिस्कस करेंगे। हाफ लाइफ जिसका मतलब है आधी ज़िंदगी। द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियम जो है वो हमारे पास होती है 1620 ईयर्स। इसी तरह कार्बन की हाफ लाइफ जो होती है वो 5730 ईयर्स होती है। हाफ लाइफ के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो रिमेनिंग एटम इज इक्वल टू ओरिजिनल एटम ओवर 2/T। 2 कांस्टेंट है, T नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है, N इज इक्वल टू N0 ओवर 2T। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। जब लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसमें सबसे पहले पेज 180 पर डेफिनेशन लिखेंगे। हाफ लाइफ, the time during which half of the unstable radioactive nuclei disintegrate is called half life of the sample of the radioactive element। फिर उसके बाद पेज नंबर 180 पर आप लोग एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे। इसमें प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिविटी रैंडम होता है एंड द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास ये प्रोसेस जो है एक रैंडम होता है, अनलिमिटेड होता है। इसमें बाद औक़ात रेडिएशन जो होती है अनस्टेबल न्यूक्लियाई से इमिट होती है और बाद औक़ात नहीं होती। तो ये एक प्रोसेस जो है कांस्टेंट नहीं होता बल्कि इसमें से अनलिमिटेड होता है। इसको सही तरीके से हम मेजर भी नहीं कर सकते। तो ये इसमें एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। सो द लाइफ टाइम ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज़ अनलिमिटेड एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर। इसके बाद मैंने आपको बताया कि रेडियम की हाफ लाइफ जो होती है वो 1620 ईयर्स होती है। इसी तरह कार्बन की हाफ लाइफ 5730 ईयर्स होती है। इसी तरह हम लोग एक ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ में हमारे पास जब ओरिजिनल एटम जो होगा वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड है पेज 180 पर, और उसकी हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ का मतलब वो आधा डिके हो जाएगा। पहले 1/2 आ जाएगा हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ उसकी, जिसको हम टी हाफ का नाम देते हैं। फिर जब 2T हाफ आएगा तो वो 1/2 वो बन जाएगा 1/4। इसी तरह 3T हाफ 1/8 हो जाएगा, 4T हाफ 1/16 हो जाएगा। तो यहाँ पर अलॉन्ग वाई एक्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ले लेंगे, जबकि अलॉन्ग एक्स एक्सेस जो होगा आप ईयर्स ले लेंगे। 1620 ईयर पर वो ओरिजिनल न्यूक्लियाइड होगा। जब 1620 ईयर्स पास होंगे तो वो 3240 पर 1/2n हो जाएगा। इसी तरह 4860 पर 1/4 हो जाएगा, और 1/4 पर 3240 1/4n हो जाएगा। 4860 पर वो 1/8n हो जाएगा। तो इस तरह एक कर्व शक्ल में आपको एक ग्राफ मिलेगा। इसी तरह इसमें बताया हुआ है पेज 181 पर, इफ़ द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ T हाफ, तो फर्स्ट पर हमारे पास 1/2 होगा। आफ्टर अ 2T हाफ जो होगा वो 1/4 होगा। आफ्टर अ 3T हाफ 1/8 होगा, और आफ्टर 4 हाफ लाइफ 1/16। तो यहाँ पर स्मॉल टी जो होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ होगा, N0 जो होगा ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और जबकि N जो होगा वो रिमेनिंग एटम्स होंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला आएगा N इज इक्वल टू N0 मल्टीप्लाई 1/2T, जिसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे N इज इक्वल टू N0 ओवर 2T। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हम हाफ लाइफ के लिए न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। इस तरह एक और फार्मूला भी हमारे पास है, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल T ओवर T हाफ। स्मॉल टी जो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, कैपिटल T जो है वो टोटल टाइम है, जबकि T हाफ जो होगा वो हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैंने एक्सप्लेन किया, डिफाइन एंड एक्सप्लेन हाफ लाइफ। तो इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे और आप इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। इसमें हमारे पास आ जाता है स्टेबल न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई विच डू नॉट इमिट रेडिएशंस एंड हैविंग एटॉमिक नंबर 1 to 82 आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई, और वो रेडिएशन इमिट नहीं करते। जबकि अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो और वो रेडिएशन इमिट करें, उन्हें हम अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। आप पेज नंबर अपनी बुक का 182 निकालेंगे, रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई। Nuclei we do not emit radiation naturally are called stable nuclei. In general, most of the nuclei with atomic number 1 to 82 are stable nuclei. जबकि the elements whose atomic number is greater than 82 are naturally unstable. उसके बाद हमारे पास एक आर्टिफिशियली
हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आ जाता है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग स्टेबल जो हमारे पास न्यूक्लियाई है उस पर जब हम लोग न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो उसका एटॉमिक मास बढ़ जाता है। इस किस्म का जो हमें न्यूक्लियाई हासिल होता है उसको आर्टिफिशियली मसनूई तौर पर भी हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है स्टेबल एंड नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट कैन आल्सो बी चेंज इनटू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बाय बम्बार्डिंग देम विद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। Such artificially produced radioactive elements are called radioisotopes or radioactive isotopes इन्हें कहते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल है, न्यूट्रॉन पर जब हम स्टेबल सोडियम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे तो हमारे पास एक सोडियम रेडियो आइसोटोप्स और प्लस गैमा रेज हासिल होंगी। इसी तरह हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल को जब हम स्टेबल एल्यूमिनियम न्यूक्लियाइड पर बम्बार्डमेंट करेंगे तो हमारे पास फास्फोरस जो है वो रेडियो आइसोटोप हासिल होगा और साथ ही कुछ न्यूट्रॉन भी रिलीज़ होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूजेज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। यूजेज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स में पहला हमारे पास पॉइंट आ जाता है ट्रेसर्स का। ट्रेसर्स की मदद से हम लोग रेडियो आयोडीन 131 जो है एक्यूमुलेट्स इन द थायराइड ग्लैंड में यूज़ होती है। इसी तरह फास्फोरस 32 जो होती है वो ब्रेन ट्यूमर के लिए यूज़ होती है। और मेलिग्नेंट पार्ट जो मुतासरा हिस्सा होता है बॉडी ऑब्जर्व मोर क्वान्टिटी ऑफ आइसोटोप्स एंड दिस हेल्प इन ट्रेसिंग अफेक्ट द पार्ट ऑफ बॉडी। इस तरह इंडस्ट्री के अंदर ये यूज़ होते हैं टू यूज़ लोकेट वेयर एंड टेयर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी, टूटे फूटे जो हिस्से होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इस तरह दे कैन बी यूज़ फॉर लोकेशन ऑफ लीक्स इन अंडरग्राउंड पाइप्स। इस तरह एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग फास्फोरस 32 जो है वो यूज़ करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग कोबाल्ट 62 यूज़ करते हैं फॉर क्योरिंग कैंसर ट्यूमर एंड सेल्स। इसी तरह कार्बन डेटिंग जो है हमारे पास है द एज ऑफ ए डेड ह्यूमन ट्री or animal or tree can be estimated by comparing the activity of carbon-14 in the live and dead tree. इस टेक्निक इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। इसमें हम जिंदा और मुर्दा चीज़ों की जब हम कार्बन-14 की एक्टिविटी से कंपेयरिंग करते हैं तो इस फिनोमेना को हम कार्बन डेटिंग का नाम देते हैं। जो जिंदा चीज़ें होती हैं उसमें कार्बन की मिकदार मुस्तकिल होती है, लेकिन जो चीज़ें डाई हो जाती हैं उनमें कार्बन की मिकदार ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाती है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे पास एलिमेंट हैं दिस डिकेज द स्टेबल ऑर्गेनिक आर्गॉन न्यूक्लाइड AR40 विद हाफ लाइफ उसकी 2.4 मल्टीप्लाई 10⁸ है। इस तरह एज ऑफ रॉक्स जो होती है उनकी हम एस्टिमेट कर सकते हैं पोटाशियम K40 और आर्गॉन 440 से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में क्या होता है? प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस breaks into two nearly equal parts with the release of large amount of energy is called fission reaction। इसमें हम लोग ख्याल ये था कि यूरेनियम एक हैवी न्यूक्लियस पर है, जब उस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई तो न्यूट्रॉन जो है एक स्लो मूविंग पार्टिकल है कि वो हैवी न्यूक्लियस ही स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। उन्होंने क्या किया, यूरेनियम न्यूक्लियस ने न्यूट्रॉन को अपने अंदर ऑब्जर्व करने के बजाय कुछ इंटरमीडिएट हिस्सा बना U92 236। फिर उसके बाद ये कुछ दो हमारे पास X प्लस Y प्लस एनर्जी क्या होगी उसमें स्प्लिट हो गया। इसकी हम जनरल इक्वेशन भी इस तरह लिख सकते हैं। जनरल इक्वेशन में क्या है हमारे पास कि जब न्यूट्रॉन पर यूरेनियम न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। बेरियम 56 141, क्रिप्टॉन 36 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस इसमें कुछ एनर्जी भी रिलीज हुई। अब यहाँ पर ये रिएक्शन जो है मुसलसल होता गया तो इसको हम चेन रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं। इतनी ज़्यादा एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या किए, बेरियम और कैडमियम के रॉड हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किए और जिसकी वजह से इस रिएक्शन को पीसफुल पर्पज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसे हम एग्जाम्पल से जो करते हैं ड्यूटियम 182 ट्रीटियम 183। उसमें अल्फा पार्टिकल हमारे पास हीलियम 24 प्लस न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी जो है वो बनेगी। तो इसकी मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ। इसमें हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 187 पर लॉन्ग क्वेश्चन। व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ड्यूटियम और ट्रीटियम को जब मिलाएंगे तो अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन के साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी और सन पर जो इसका टेम्परेचर होता है 20 मिलियन केल्विन होता है। जबकि एक साइंटिस्ट था बेदे, उसने 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को जब फ्यूज़ किया तो हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस के साथ 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ हुई। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है X613
हमें एक एलिमेंट दिया हुआ है अननोन, जिसमें हमें ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताएं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है उसमें 6 होंगे, जबकि न्यूट्रॉन जो होंगे 13 में से 6 को हम माइनस करेंगे एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को, तो वो हमारे पास 7 आ जाएंगे। 18.2 हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमसे ये पूछा गया कि उसकी हाफ लाइफ क्या है। n0 हमें ओरिजिनल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइड दिया गया है, इसको लेट करेंगे n0 इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग एटम जो है n इज इक्वल टू 1/8 है, टाइम जो दिया हुआ है 15 डेज है, टी हाफ हमने फार्मूम करना है। फार्मूला हमारे पास है स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी ओवर टी हाफ, जबकि हमने टी हाफ निकालना है तो कैपिटल टी ओवर स्मॉल टी आ जाएगा। इसमें हमारे पास स्मॉल टी की वैल्यू नहीं है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे n इज इक्वल टू n0 ओवर 2t वाला, इसमें स्मॉल टी 3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करके टी हाफ की वैल्यू जो है 15/3, तो 5 डेज़ आ जाएगा। अब तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो हाफ लाइफ, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन और इसके अलावा एग्जांपल 18.1 और 18.2 कराई, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।